दुनिया में अगर यूनाइटेड नेशन को हटा दोगे तो दुनिया चलेगी कैसे? हमारे मन में तो ऐसा सवाल आता है। कोविड के दौरान हमने देखा भाई, कोविड जैसी समस्या जो कि एयरबॉर्न है, हवा से पास हो रही है, तो उसमें सिर्फ एक देश क्या कर लेगा? अगर आज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो मैं बोलूंगा यूनाइटेड नेशन भी फालतू है। कि मान लो किसी मुद्दे पे फैसला लिया गया, ठीक है, और उस फैसले में सबने बोला कि यस, कि हम इसके फेवर में, लेकिन उन पांचों में से किसी एक ने बोल दिया नो, तो फैसला पलट के नो हो जाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? माइंड मैप्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस माइंड मैप्स की सीरीज में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो मोटे मोटे, मतलब जो मेजर तौर पे जो पॉइंटर्स हैं, चाहे वो यूएन का इवोल्यूशन हो, या फिर यूएन के रिफॉर्म की बात हो, या फिर इंडिया और यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स की बात हो, वो सारी मैंने यहां पे मेंशन कर दी है, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है भाई? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ तो मतलब उसकी अहमियत होगी ना, तभी इतनी इसकी चर्चा होती है। सो रोल अगर हम देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। In this emerging world, there were calls for the restructuring of international organizations to cope with various challenges, including the rise of US power. भाई, हेजेमनी यूएस की, यूएसएसआर खत्म हो गया, बाइपोलैरिटी थी, एंड हो गई, अब बचा सिर्फ एक दादा दुनिया का यूएस। तो कहीं वो एक यूएस का जो हेजेमनी है, इन्फ्लुएंस है, वो सबको अपने कब्जे में ना कर ले यूएस, कहीं वो इतना ज्यादा एक्सपेंशन ना कर ले, इस चीज का भी डर था। तो ये सारी चीजें जो है ना, इस चैप्टर में मेजर तौर पे हम पढ़ते हैं कि भैया इंडिया की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इंडिया का यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स को लेके क्या सोचना है। सो व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? अगर आप ये दोनों फोटो देखोगे, दोनों पिक्चर्स यहां पे आप देखोगे, तो इन दोनों पिक्चर्स से, भले ही आपको यहां इस स्लाइड में थोड़ी सी फटी फटी दिख रही हो, एनसीईआरटी में आप देख लेना, तो दोनों कार्टून्स यूनाइटेड नेशन के इनइफेक्टिवनेस को शो करते हैं कि यार यूनाइटेड नेशन तो फालतू है, यूनाइटेड नेशन तो बकवास है, ठीक है। 2006 में लेबनान क्राइसिस हुआ था, ठीक है। लेबनान क्राइसिस में क्या हुआ था? इजराइल ने लेबनान में अटैक किया था, और इजराइल का कहना था कि लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, और उस हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए हमारा अटैक करना जरूरी था। अब जब इजराइल ने अटैक किया तो उसमें कई सारे आम आदमी भी मारे गए, कई सारे जो सिविलियंस हैं वो भी मरे, ठीक है। कई सारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, रेसिडेंशियल एरियाज हैं, वो भी चपेट में आ गए इजरायली बमबारी में। यूनाइटेड नेशन ने अगस्त में एक रिजोल्यूशन पास किया, जून में अटैक हुआ है, जून जुलाई मारते रहे, फोड़ते रहे बम, अगस्त में यूनाइटेड नेशन की आंख खुली, एक रिजोल्यूशन पास कर दिया। रिजोल्यूशन पास करने के बाद भी मारते रहे, अगस्त मारा, सितंबर मारा, अक्टूबर में इजराइल जो है वो इस रीजन से विड्रॉ हुआ। तो आप देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन को बनाया इसलिए गया था ताकि दुनिया में अगर इस तरीके के कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई देश किसी दूसरे देश पे अटैक करता है, ऐसा कुछ होता है, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो उसको रोक पाए। यूनाइटेड नेशन उन दोनों देशों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा ताकि बातचीत से मामला हल हो जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशन के बाद भी 2006 में ऐसा अटैक हुआ, और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी 2 महीने तक इजराइल के होश जो है वो बेसिकली इजराइल के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, ठीक है। सो व्हाई डू वी देन नीड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएन? ये सवाल उठता है ना, फिर ऐसे में यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की नीड क्या है? सो यूएन इज जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड। बिल्कुल है भाई, और कई लोगों की अगर हम नजरों में देखें तो यूनाइटेड नेशन जो है वो, अब तो हमें ऐसा लगता है ना कि यूनाइटेड नेशन के बिना तो दुनिया संभव नहीं है, क्योंकि हम तो बचपन से पैदा होते ही यूनाइटेड नेशन को देखते आ रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि यार दुनिया में अगर यूनाइटेड नेशन को हटा दोगे तो दुनिया चलेगी कैसे? हमारे मन में तो ऐसा सवाल आता है। ओके, सो इट इज इंडिस्पेंसेबल। और कहीं ना कहीं जो लोगों की होप है ना, इंसानियत को लेके, पीस को लेके, प्रोग्रेस को लेके, तो वो सारी चीजें इसीलिए हैं बिकॉज यूनाइटेड नेशन है। ओके,
नाउ द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। यूनाइटेड नेशन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल ने ये एक जबरदस्त लाइन कही थी। उन्होंने कहा था कि यार यूनाइटेड नेशन से ये उम्मीद मत करो कि वो लोगों को स्वर्ग में ले जाएगा, बल्कि यूनाइटेड नेशन धरती को नरक में जाने से रोकेगा, इसलिए बनाया गया था। ठीक है, कई लोग यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये तो एक टॉकिंग शॉप है, यहां तो भी बातें 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 होती है, टॉक 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 होता है, सिर्फ खाली बात कर रहे हैं, रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा। इतनी सारी इसकी एनुअल सेशंस होती हैं, इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, कुछ नहीं होता, खाली बातचीत होती है। लेकिन चर्चिल ने कहा था कि जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर। भाई बोल रहे हो ना, ठीक है, बातें तो हो रही है ना, लड़ाई तो नहीं हो रही है ना। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वॉर से तो बेटर है ना बात। ओके, सो इजंट इट बेटर टू हैव वन प्लेस जहां पे दुनिया के सारे देश जो हैं वो एक साथ आके एक दूसरे को बातचीत से ही बोर कर दें, कोई बात नहीं, कम से कम लड़ तो नहीं रहे ना। ठीक है, तो ये शशि थरूर का कहना था, जो कि फॉर्मर यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन थे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज का आंसर नहीं है। अगर आप सोचने लगो कि यार इतने सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, ब्रिक्स है जैसे, अब ब्रिक्स बन गया तो क्या ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के रीजन के लिए हो गया क्या कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ऐसा थोड़ी होता है। G20 बन गया, G7 बन गया, तो क्या हो गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज का हल नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे ब्रिक्स है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी ब्रिक्स की समिट हुई इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूं ब्रिक्स की। भाई ब्रिक्स है तो उस वजह से ये जो 5 देश हैं, अब तो उसका एक्सपेंशन भी होने की बात हो रही है। तो जो भी देश इंवॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एशियान की बात कर लेता हूं, एशियान देशों का ग्रुपिंग है, ठीक है, तो वो सारे देश एक साथ आते हैं ना, एक जगह बैठते हैं, एक स्टेज में, एक प्लेटफॉर्म में आके सारे देशों के जो इंपॉर्टेंट हेड्स हैं वो बातचीत करते हैं कि भाई कैसे हमारे रीजन की समस्याओं को दूर किया जाए, हमारे रीजन में जो गरीबी है उसको कैसे मिटाया जाए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के भले के लिए क्या किया जाए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज दे हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट, ताकि वो सबके लिए लिविंग कंडीशन बेटर बना सके। कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे मस्ट गो टू वॉर। भाई आज दुनिया के हर देश के साथ किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसा कोई 2 देश नहीं मिलेगा कि भाई तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं, कोई आइसोलेशन में नहीं है आज की डेट, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। तो अब आपका हर एक देश के साथ अगर कोई लफड़ा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसे लड़ते ही बैठोगे। So they can instead discuss contentious issues and find peaceful solutions. Even though this is rarely noticed, most conflicts and differences are resolved without going to war. Okay? तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर्स, ठीक है भाई। अल्टीमेटली अगर आज मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत सरकार, ब्राजील सरकार, रशिया सरकार, अफ्रीका सरकार, चाइना सरकार से ऊपर थोड़ी है। अल्टीमेटली तो अथॉरिटी इंडिया के अंदर तो इंडिया की सरकार की है ना। हमने ब्रिक्स बना दिया तो ऐसा थोड़ी होगा कि ब्रिक्स जो बोलेगा इंडिया वाले वैसा करेंगे, नहीं। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई एक सुपर स्टेट नहीं है कि सारे मेंबर्स के ऊपर उसकी अथॉरिटी हो गई। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पावर उतनी ही मिलती है जितना कि उसके मेंबर्स देना चाहते, ठीक है। तो यह चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है कि वंस क्रिएटेड इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट्स रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुली। ओके, उसी तरीके से आप देखोगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की यूटिलिटी एक और चीज में देखने को मिलती है। कोविड के दौरान हमने देखा, भाई कोविड जैसी समस्या जो कि एयरबॉर्न है, हवा से पास हो रही है, तो उसमें सिर्फ एक देश क्या कर लेगा, है ना भाई। आजकल तो आप देख रहे हो ना, लोग कितने इजीली हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो अगर एक देश कोविड को लेके सारे प्रिकॉशंस, सारा कुछ सेफ्टी कर भी लेता, तो दूसरे देश का कोई व्यक्ति अगर आता वहां तो उससे फैल जाता। तो कोविड के दौरान हमने देखा कि दुनिया के सारे देशों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया,
एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन दिखाया, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ काम किया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इन सारी चीजों में भी काम आते हैं। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, भाई ग्लोबल वार्मिंग किसी एक देश से रिलेटेड तो है नहीं, और अगर वो उसका मतलब भयानक इफेक्ट दिखेगा तो किसी एक देश के ऊपर तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हर एक देश अपने हिसाब से सॉल्यूशन जरूर बताता है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप कोऑपरेट नहीं करोगे तब तक प्रॉपर तरीके से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। फाइन। सो अनफॉर्चुनेटली अब बात यह है ना कि ये सारी बातें सबको पता है कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फलाना ढिमकाना, ये बातें सबको पता है, लेकिन फिर भी रिकॉग्नाइज करने के बाद भी क्या उस पे लोग एक्चुअली काम करते हैं? भाई आज दुनिया के हर देश को पता है ना कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए, लेकिन फिर भी तो लड़ाई हो रही है ना, है ना। सो नेशंस दे कैन रिकॉग्नाइज द नीड टू कोऑपरेट, कि भाई कोऑपरेट करना है वो पता है, लेकिन कोऑपरेट करना कैसे है? अगर आज हम सब एक साथ मिलकर किसी बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो कौन सा देश उसमें कितना योगदान देगा? ये सारी चीजों को लेके फिर थोड़ी सी बहस जो है वो हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, अब 8 मेंबर्स जो भी चीज डील डन हुई, जो भी तय हुआ, मान लो 10 में से 8 मेंबर्स उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से 2 मेंबर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बाकी 8 को लगेगा ना फिर हमने भी क्यों फॉलो किया। तो ये सारी चीजें हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से चीजें की जाती हैं ताकि कोई भी उस पर चीट ना कर पाए। ओके, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ये आइडिया देता है। आज अगर मान लो कोई ब्रिक्स जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं तो क्या ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आपस में बैठ के बात करते, किसी चीज पे कोऑपरेट करते? नहीं करते ना। तो क्योंकि वो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन बना तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया ना कि कैसे कोऑपरेट करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आइडिया है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर वेबसाइट है ना, उसका एक प्रॉपर सेक्रेटेरिएट है ना, उसकी एक प्रॉपर सारी चीजें है ना जिसके हिसाब से चीजें होती। फाइन। सो इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म, रूल्स, ब्रिक्स के अपने ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो ये मेक श्योर करते हैं कि भाई ब्रिक्स के जो भी देश हैं, जो भी चीजें डन हुई हैं वो उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सारी चीजें, ठीक है। सो वंस अ मेंबर जॉइन्स एन अग्रीमेंट इट विल ऑनर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो बेसिकली जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ ना तो हम ये देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का एक स्लाइटली डिफरेंट रोल हमें देखने को मिला। ओके, सो एज द यूएस एंड इट्स एलाइज इमर्ज्ड विक्टोरियस, there was concern among many governments and peoples that the western countries led by the US would be so powerful that there would be no check against their wishes and desire। ये डर लगने लगा, बिल्कुल लगने लगा कि भैया जो वेस्टर्न देश हैं वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि कोई उनको रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशन उस दौरान बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है कब खत्म हुआ था? 1919, 1914 से शुरू हुआ। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया के देशों ने सोचा कि यार हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए क्योंकि अब हम इस तरीके की वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशन फालतू था। फालतू क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि लीग ऑफ नेशन के बनने के बाद भी 1939 में, 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अगर आज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो मैं बोलूंगा यूनाइटेड नेशन भी फालतू है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन जो है वो सही से अपना काम कर रहा है। फाइन। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बनाए इसलिए गए थे ताकि वॉर होने से रुके, ताकि जिन देशों के बीच में भी डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आके आपस में बातचीत कर लें, भाई लड़े ना। ओके, सो यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर, लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर था यूएन। 1945 में स्टैब्लिश हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, और जब ये स्टैब्लिश हुआ तो यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर साइन किया गया था 51 देशों द्वारा, 51 स्टेट्स द्वारा। ओके, सो इट ट्राइड टू अचीव व्हाट द लीग कुड नॉट बिटवीन द
2 वर्ल्ड वॉर्स। फाइन, जो लीग ऑफ नेशन अचीव नहीं कर पाया वो यूनाइटेड नेशन ने अचीव करने की कोशिश की। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना और जो भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के उनके बीच में कोऑपरेशन इंक्रीज करना। इसी उम्मीद से इसको बनाया गया था कि भाई इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टेट्स एस्केलेटिंग इनटू वॉर। ठीक है, छोटे छोटे मुद्दे कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट ना हो यही मेक श्योर करने का काम यूनाइटेड नेशन का होता है। ठीक है, और अगर मान लो लड़ाई हो भी गई तो कम से कम नुकसान हो। फाइन, सो सिंस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन अरोज फ्रॉम द लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, यूनाइटेड नेशन ने बोला कि हम समस्या की जड़ तक जाएंगे। हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को रोकेंगे ऐसा नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन है गरीबी, लैक ऑफ डेवलपमेंट, भूखमरी, सारे क्राइम्स इसी वजह से तो हो रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन इस पे भी काम करती है। और अगर आज आप देखोगे अफ्रीका के कई सारे ऐसे देश हैं, गरीब देश, जहां यूनाइटेड नेशन ने पूरा काम संभाला हुआ है। वहां के लोगों को, वहां के बच्चों के लिए स्कूल, वहां के बच्चों के लिए खाना, स्कूल के बैग्स, कपड़े, कॉपी किताबें, सारी चीजें यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड कर रहा है अफ्रीका के कई सारे देशों में जहां पे बहुत गंदी हालत है, बहुत गरीबी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट वगैरह भी हो सके, यूनाइटेड नेशन इस पे भी फोकस करता है। 2011 तक यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर स्टेट्स थे, यानी कि गिनती के 2-4 देशों को अगर मैं छोड़ दूं, नॉर्थ कोरिया जैसे, तो सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, सारे देश दुनिया के। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सारे देशों का एक वोट होता है। फाइन, लेकिन आपको यहां पे मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशन का जो सबसे क्रीम है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे कहते हैं, मैं बात कर रहा हूं यूएनएससी। जनरल असेंबली तो चलो है ही जहां पे सारे मेंबर्स बैठते हैं, मैं बात कर रहा हूं यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसी को लेके मारकाट होती है। ऐसा माना जाता है कि जो इसका सदस्य है वो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। ठीक है, तो जब से यूएनएससी बना है, जब से यूएन बना है, आज तक 5 मेंबर्स ही हैं जिसे परमानेंट 5 भी कहते हैं। यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। जब तक सोवियत यूनियन था तब तक रशिया की जगह यूएसएसआर लिखा जाता था, अब रशिया लिखा जाता है। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये लोग कहीं ना कहीं जीते थे, तो इन्हें ही पावरफुल मानते हुए परमानेंट मेंबर बना दिया गया था सिक्योरिटी काउंसिल का। चाइना बाद में जुड़ा। ठीक है, देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो एक तरीके से वो बंदा जिसको दुनिया जानती है, सबसे विजिबल फिगर है, वो है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल, जिसका टर्म होता है 5 साल का। ठीक है, करंट है एंटोनियो गुटेरेस, ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। 2017 में बने थे और अब ये रिपीट कर रहे हैं, 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा 5 साल के लिए बने। ठीक है, तो ये पहले पोर्टुगल के पीएम भी थे और यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज भी थे, तो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं करंट सेक्रेटरी जनरल। सो यूनाइटेड नेशन में कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स और एजेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। वॉर एंड पीस एंड डिफरेंस आर डिस्कस्ड इन द जनरल असेंबली। जब बात आती है लड़ाई धड़ाई की, वॉर एंड ऑल की, तो वो जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होता है। उसी तरीके से सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने के लिए WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी यूएन का ही पार्ट है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है जो रिफ्यूजीज से रिलेटेड मैटर्स को देखता है। देन उसके बाद यूनिसेफ है जो चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर्स को देखता है। देन यूनेस्को है। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कि सुधार की गुंजाइश ना हो, रिफॉर्म की गुंजाइश ना हो। यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स के लिए बहुत बातें हुई हैं, बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। सो रिफॉर्म एंड इंप्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बदलते समय के हिसाब से चीजें हो पाए। तो यूनाइटेड नेशन भी कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। और अगर हम रीसेंट ईयर्स की बात करें, देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म, बहुत डिमांड्स हुए। ठीक है, बट देयर इज लिटिल क्लैरिटी कि भैया रिफॉर्म्स जो है वो क्या, रिफॉर्म तो कर रहे हो बट क्या रिफॉर्म। ठीक है, इस पे क्लैरिटी नहीं है। तो जब भी रिफॉर्म की बात होती है, 2 तरीकों की बात होती है। एक होता है रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूएन और एक होता है
कि यूनाइटेड नेशन के जुरिस्डिक्शन में, यूनाइटेड नेशन के कार्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो हर कोई इस चीज को लेके अग्री है कि हाँ भाई यही दो चीजें हैं जिसमें रिफॉर्म करना है, लेकिन अग्री इस चीज पे नहीं है कि रिफॉर्म करना क्या है और कैसे होगा। जब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले बात होती है सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है, जिसमें 5 ही देश हैं, उसको बढ़ाने को लेके दुनिया के कई सारे देश आज तक कह रहे हैं, लेकिन वो इंक्रीज नहीं किया गया आज तक कि भैया इस परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ा दो। ठीक है, साथ ही साथ परमानेंट मेंबर्स के अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, उसकी संख्या भी अभी तक नहीं बढ़ाई जा रही। फाइन भाई, दुनिया के देशों का कहना है ना कि इन 5 के अलावा और भी तो देश हैं, इतने सालों से वो झक थोड़ी मार रहे हैं, उनको भी यहां पे बैठाओ भाई, उनको भी तो मतलब तुम दिखाओ कि हाँ भाई वो भी कुछ हैं। तो मेंबरशिप की जो बात आ रही है, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आ रही है। लेकिन वो देश जो ऑलरेडी इसका हिस्सा है, यानी कि यूएस और बाकी वेस्टर्न देश, वो तो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर्स हैं ही, तो उनका तो अब परमानेंट मेंबर्स की साइड ध्यान जाता ही नहीं है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो बजट का प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर सुधार हो। On the issues to be given greater priority to be brought within the jurisdiction, some countries want the organization to play a more effective role in peace and security mission. ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले करे जब बात आती है पीस की, जब बात आती है सिक्योरिटी की, और कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार ये सिर्फ अपना काम डेवलपमेंट तक सीमित रखे, ह्यूमैनिटेरियन रोल तक सीमित रखे, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह। So the way UN was organized and the way it functioned reflected the realities of world politics after the Second World War. क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 45, इसी दौरान यूएन बना, तो उस समय यूएस और उसके दोस्त यार जो थे वो जीते थे और इस वजह से उनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। लेकिन आज इतने सालों के बाद, 45 के हिसाब से 80 साल हो गए ना यार, अगले साल 80 साल हो जाएंगे, 79 ईयर्स टू बी प्रिसाइज हो चुके हैं। तो 79 ईयर्स में भी वही 5 इंपॉर्टेंट है क्या? और क्या इंडिया, चाइना, मतलब इंडिया, फिर उसके बाद ब्राजील, जापान, क्या ये इन देशों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? है ना भाई, उस समय तो कोल्ड वॉर चल रहा था, अब तो कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया है, तो अब तो चीजें डिफरेंट हो गई हैं। सोवियत यूनियन खत्म हो गया है, यूएस अब स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, रशिया और यूएस के बीच में रिलेशन अब उतने ज्यादा कड़वे नहीं है, चाइना और इंडिया रैपिडली ग्रो हो रहे हैं, एशिया के कई सारे देश रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी ध्यान देते हुए यूनाइटेड नेशन को इवॉल्व होना चाहिए। ठीक है, सो कई सारे नए देश भी यूएन का हिस्सा बने हैं, जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, बाद में इंडिपेंडेंट हुए, और दुनिया में चैलेंजेस भी नए नए आए हैं। 1945 में इंटरनेट था ही नहीं यार, तो साइबर का तो कोई टेंशन ही नहीं था उस समय, बट अब है, काफी सारी चीजें हैं। So in this situation in 1989, as the Cold War was ending, the question facing the world was कि क्या यूनाइटेड नेशन इनफ काम कर रहा है जितना उसको करना चाहिए? क्या यूनाइटेड नेशन के पास वो सारी चीजें हैं? क्या वो प्रॉपरली इक्विप्ड है कि वो वॉर वगैरह रुकवा दे? ठीक है, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या नहीं, इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा चल रही है। तो रिफॉर्म को लेके सपोर्ट तो है, लेकिन क्या रिफॉर्म चाहिए वो नहीं हो पा रहा है अभी तक क्लियर। 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स। पहला, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो करंट पॉलिटिकल रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस हैं या फिर यूनाइटेड नेशन के जो डिसीजंस हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न वैल्यूज को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखो यार, बात क्या है ना, एक तो अमेरिका बहुत पावरफुल है, ऊपर से यूनाइटेड नेशन के सारे जो भी हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं मेजर वॉशिंगटन में, अमेरिका में ही है, ज्यादा पैसा भी अमेरिका ही देता है यूनाइटेड नेशन के लिए। तो सीधी सी बात है ना यार, अब ज्यादा पैसा सब कुछ वही दे रहा है, कॉलोनी में भंडारा हो रहा है, 1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा हुआ है, 80,000 मैंने दिया है,
बाकी 50 लोग मिलके 20,000 दे रहे हैं। तो पूड़ियां बनेंगी या भटूरे बनेंगे मैं ही डिसाइड करूंगा ना, क्योंकि 80,000 मैंने दिया। तो वो चीज यहां पे हो रही है जो कि बाकी देशों को पसंद नहीं आ रही, कि भाई सारी चीजें वेस्टर्न देशों के हिसाब से ही क्यों चल रही हैं। ऐसा क्यों लगता है कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका का पपेट सा बन गया है। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। सो इन व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स 1 जनवरी 1997 को यूएन जनरल सेक्रेटरी ने एक इंक्वायरी की कि भाई कैसे यूएन को रिफॉर्म किया जाना चाहिए और जो नया सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं उनको कैसे चूज किए जाएं। So in the years since then, the following are some of the criteria that have been proposed. क्या क्या क्राइटेरिया आए भाई, किसी ने बोला, मतलब अल्टीमेटली काफी सारे लोगों ने ये कहा कि जो भी नया मेंबर होगा यूएनएससी का परमानेंट मेंबर, जो भी इस P5 में जुड़ेगा, वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, एक मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के बजट में उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, पॉपुलेशन की दृष्टि से बड़ा देश होना चाहिए, एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाता है, नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं, और एक ऐसा देश होना चाहिए जो कि काउंसिल को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर, सारे चीजों में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यूरोप से ही आ गए सारे या सिर्फ एशिया से ही आ गए सारे, ऐसा नहीं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई अब यहां पे सवाल उठने लग गए कि मेजर इकोनॉमिक मिलिट्री पावर मतलब क्या, मेजर का क्या वो है डेफिनेशन, कितना होगा तो मेजर मानोगे। फिर जब यहां पे लिखा गया कि पॉपुलेशन की दृष्टि से बड़ा देश, इसका मतलब तो बाकी देश सोचेंगे ना कि यार हमें तो पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए। तो एक तरफ तो दुनिया पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रही है और तुम बोल रहे हो कि पॉपुलेशन जिसकी बड़ी है उसको हम फायदा देंगे। तो इन सारी चीजों में फिर भी बहस होने लग गई। जो चीज मैंने आपको कही अभी कि अगर यूनाइटेड नेशन के रेगुलर बजट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अमेरिका 22% है, चाइना 12%, इंडिया 1% भी नहीं है, यूके फ्रांस 4% है, इटली 3, ब्राजील 2। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है यूएसए और बाकी देशों में। ठीक है, सो जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया, कुछ देशों को कुछ क्राइटेरिया पसंद आए जो उनको सूट करते थे, जो उनको सूट नहीं करते थे वो क्राइटेरिया उन्हें पसंद नहीं आए। अब जैसे मान लो जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको तो पॉपुलेशन वाली बात अच्छी लगी, जिसकी पॉपुलेशन कम है वो बोलने लग गया कि यार ये क्या बात होती है। ठीक है, सो इवन इफ दे हैड नो डिजायर टू बी मेंबर देमसेल्फ, कंट्रीज कुड सी दैट द क्राइटेरियाज वर प्रॉब्लमैटिक, कि भाई कितना बड़ा मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि क्या हर कॉन्टिनेंट से एक एक व्यक्ति हो, मतलब एक एक मेंबर हो। वाई शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से डिसाइड क्यों नहीं किया जाए। तो ये सारे सवाल जो हैं, ये सारे डाउट जो हैं वो आने लगे। द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो उनके कल्चर का क्या है ना, शुड डिफरेंट कल्चर और सिविलाइजेशन बी गिवन रिप्रेजेंटेशन, हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय कल्चर गिवन द नेशंस हैव मेनी कल्चरल स्ट्रीम्स विद इन देयर बॉर्डर्स। A related issue was to change the nature of membership altogether। कुछ लोग बोलने लग गए कि इनकी वीटो पावर ही खत्म कर दो। वीटो पावर क्या होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। Many perceived the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality and thought that the veto was no longer relevant। अब देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि मेजर चीज वीटो पावर की क्या है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर्स होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, नॉन परमानेंट भी होते हैं। परमानेंट कितने हैं? 5। ठीक है, नॉन परमानेंट कितने हैं? 10। फाइन, टोटल हो गए 15। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, एक तो ये परमानेंट है, ये कभी हटेंगे ही नहीं। जो नॉन परमानेंट है उनका 2-2 साल का टाइम पीरियड है। तो इंडिया भी कई बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है, 2 साल में हट के फिर कोई दूसरा देश बन जाता है,
फिर कुछ साल बाद इंडिया बन जाता है, ये चलता रहता है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि वो नॉन परमानेंट है इसलिए वो 2-2 साल के लिए आते हैं, बट परमानेंट वाले परमानेंट है, वो हमेशा के लिए रहते हैं। उनके पास एक वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि मान लो किसी मुद्दे पे फैसला लिया गया, ठीक है, और उस फैसले में सबने बोला कि यस, कि हम इसके फेवर में, लेकिन उन 5 में से किसी एक ने बोल दिया नो, तो फैसला पलट के नो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है वीटो पावर, कि आपके पास ये पावर है कि आप अपने वोट से पूरा फैसला बदल सकते हो। ठीक है, सो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 2 साल के लिए ही आते हैं, और कोई भी देश 2 बार लगातार नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता, ये भी इसमें कर दिया गया है। फाइन, और इनके पास वीटो पावर भी नहीं होती। सारे मेंबर्स के पास एक वोट होता है। परमानेंट मेंबर्स जो है वो नेगेटिव मैनर में भी वोट कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको बताया वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, सो व्हाइल देयर हैज बीन अ मूव टू अबॉलिश और मॉडिफाई द वीटो सिस्टम, देयर इज ऑल्सो अ रियलाइजेशन कि परमानेंट मेंबर्स, भाई अब आप मुझे बताओ ना, लोग बोलने लग गए कि वीटो पावर को ही हटा दो, तो क्या ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये इस चीज को मानेंगे कि वीटो पावर को हटा दो? क्यों मानेंगे? अमेरिका बोलेगा ठीक है, करना है जो कर लो, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे रहा, मैं अपने 80,000 लेके जा रहा हूं, कर लो भंडारा। तो ये चीजें भी नहीं हो सकती ना। अगर अमेरिका जैसे देश यूनाइटेड नेशन से अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके चले गए, तो फिर यूनाइटेड नेशन वैसे भी रेलिवेंट नहीं रह जाएगा। फाइन, सो विदाउट द वीटो देयर इज डेंजर कि जो ग्रेट पावर्स हैं अमेरिका जैसे, वो यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडी से इंटरेस्ट खो बैठे और कहीं आगे जाके फिर से कोई वॉर ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एंड एज द यूएन कंप्लीटेड 60 ईयर्स, 2005 में 60 साल कंप्लीट हुए थे, तो सारे मेंबर देशों के हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मिले थे कि भैया सेलिब्रेट भी कर लेते हैं एनिवर्सरी को, और जो भी सिचुएशन है उसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो उस समय कुछ कुछ चीजें डिसाइड की गई कि भाई एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि भाई अब हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ह्यूमन राइट्स काउंसिल स्टैब्लिश करेंगे, जो कि बन ही गया बाद में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस समय मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते थे। साथ ही साथ टेररिज्म को सभी ने कंडेम किया कि भाई किसी भी तरीके का टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। डेमोक्रेसी फंड की बात हुई, और एक ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप करने की बात हुई। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई। नाउ जब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की, सो इट इज नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटेंशियस इश्यूज फॉर द यूएन, कि भाई पीस बिल्डिंग कमीशन जिसकी बात आपने की, करेगा क्या वो, है ना? इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दुनिया भर में, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स में वो पीस बिल्डिंग करेगा, और क्या हर एक कॉन्फ्लिक्ट में घुसना पॉसिबल है? उसी तरीके से अगर मान लो कहीं पे कुछ अत्याचार हो रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी देश में किसी ग्रुप के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगा, है ना? सो व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, और कौन डिसाइड करेगा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है? कोई डेफिनेशन है इसका? तो ये सारे सवाल हैं। ठीक है, ये सारे सवाल हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ज्यादातर देश जो है वो आज भी डेवलपिंग है, तो कितना रियलिस्टिक है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह को हम अचीव कर पाए, है ना? तो ये सारे सवाल जो हैं वो आज भी हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया का क्या है। तो इंडिया की सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया हमको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है। इंडिया का कहना है कि आज के जमाने में यूनाइटेड नेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि रिवाइटलाइज्ड हो और स्ट्रेंथन्ड हो, मजबूत हो, बहुत जरूरत है उसकी। ठीक है, जिस तरीके से अभी इजराइल का ईरान के साथ लफड़ा चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, तो आज के दौर में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन के ज्यादा से ज्यादा मतलब रोल को सपोर्ट करता है, और इंडिया तो चाहता है कि यूएन हर जगह इन्वॉल्व रहे। ठीक है, इंडिया ऑल्सो बिलीव्स कि यूनाइटेड नेशन के जो सेंट्रल एजेंडा है उसमें डेवलपमेंट रहना चाहिए, कि भैया डेवलपमेंट हो दुनिया के हर देश में, वही यूएन का मेन एजेंडा होना चाहिए। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन, जो कि
जन्मों जन्मांतर से बढ़ा नहीं है। और इंडिया का कहना है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए इंडिया जैसे देशों को ऐड करके। ओके, और जब सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड होगा तो उससे यूनाइटेड नेशन की भी रेस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ेगी। ओके, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो संख्या है पहले 11 थी, फिर 15 कर दी गई, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन परमानेंट मेंबर की संख्या नहीं बढ़ाई गई। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो डेवलपिंग देश हैं, फिर भी एक भी डेवलपिंग देश परमानेंट मेंबर का हिस्सा नहीं है। ओके, सो इंडिया इसलिए आर्ग्यू करता है कि भाई दे शुड हैव अ रोल इन शेपिंग द डिसीजन। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई डिसीजन ले रहा है जो कि पूरी दुनिया को जिसका असर पड़ रहा है, और दुनिया में मेजॉरिटी डेवलपिंग देश हैं, तो डेवलपिंग देश परमानेंट मेंबर का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो जिनके लिए फैसला तुम ले रहे हो उनको कोई हक नहीं है अपने लिए फैसला लेने का। भाई तुम्हारा फैसला डेवलपिंग देशों को अफेक्ट करेगा, तो डेवलपिंग देशों को भी उसका हिस्सा बनाओ ना, ये बात होती है। ठीक है, तो इंडिया का कहना है कि भाई परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों की संख्या में जो है इंक्रीज होना चाहिए। एंड द सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट, कि भाई जितना ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करेगी उतना ज्यादा यूएन सक्सेसफुल होगा। ओके, सो सिक्योरिटी काउंसिल में डेवलपिंग कंट्रीज होने चाहिए। इंडिया ये भी जानता है कि भाई अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना तो उसकी इंटरनेशनल जो इमेज है वो भी बढ़ेगी। ओके, और अब तो इंडिया यार दुनिया का सबसे पॉपुलस देश भी हो गया है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एफर्ट्स में इंडिया इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, और लगभग यूएन के सारे इनिशिएटिव में इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। ठीक है, सो इंडिया की करंट अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमी में हर चीज में इंडिया बढ़ रहा है, तो इंडिया का जो क्लेम है वो कहीं से भी गलत नहीं है भाई। इंडिया हैज ऑल्सो मेड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, चाहे हम 0.8% ही कर रहे हैं, बट हम रेगुलर करते हैं भाई। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। डिस्पाइट इंडियाज विश, कई सारे देश, पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान तो जीवन में खुद तो बनेगा नहीं कभी, उसकी तो मतलब हैसियत है नहीं, बट वो इंडिया को भी हमेशा अड़ंगा डालेगा कि इंडिया भी ना बने। ठीक है, सो पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बने। कुछ देश जो है वो इंडिया के न्यूक्लियर वीपन्स को लेके भी चिंतित है, लेकिन यार न्यूक्लियर वीपन्स तो चाइना और यूएस के पास भी है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान को डर है ना कि अगर इंडिया इसका हिस्सा बन गया तो पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, और फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। देन उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि भाई एशिया से चाइना ऑलरेडी है, तो इंडिया को क्यों डाले, इससे बेटर होगा ना कि साउथ अमेरिका से कोई नहीं है, अफ्रीका से कोई नहीं है, वहां से देशों को डाला जाए, है ना। सो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से इंडिया की एक्सपेंशन भी, मतलब इंडिया का परमानेंट मेंबर का हिस्सा बनना भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो इट विल नॉट बी इजी फॉर इंडिया और एनीवन एल्स कि वो इसका हिस्सा बन पाए। ठीक है, सो करंट की इस यूनिपोलर वर्ल्ड में अगर आप देखोगे ना, तो यूनाइटेड नेशन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यूएस की हेजेमनी जो है, यूएस का दबदबा जो है, वो कहीं बाकी सारे देशों के लिए भारी ना हो जाए, इस वजह से यूनाइटेड नेशन का रोल और ज्यादा क्रिटिकल है। और यह सवाल उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन जो है वो यूएस के डोमिनेंस के खिलाफ एक बैलेंस प्रोवाइड कर पाएगा, क्या वो एक ऐसा डायलॉग मेंटेन कर पाएगा बिटवीन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड द यूएस, और क्या वो अमेरिका को जो वो चाहे वो करने से रोक पाएगा। ठीक है, तो यूएस की पावर को एकदम आसानी से तो चेक नहीं किया जा सकता। जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ, यूएस एकमात्र सुपर पावर बन के उभरा, और आपको पता ही है यार कि यूएस की अगर हम मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को देखें तो कोई उसके आसपास भी नहीं आता। यूएन के अंदर यूएस का कंट्रीब्यूशन वगैरह सब मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद फिजिकली लोकेटेड भी वहीं पे है, तो वो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस होगा। आज अगर इंडिया में लोकेटेड होता तो इंडिया का इन्फ्लुएंस भी होता। यूनाइटेड नेशन की अगर आप ब्यूरोक्रेसी देखोगे तो मोस्टली अमेरिकन लोग हैं वहां पे, फाइन। वीटो पावर भी है, तो ऐसी कोई भी चीज जो कि यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो उसके पास वीटो पावर भी है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं
अगला सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की काफी ज्यादा चलती है। फाइन। So UN is not therefore a great balance to the US. In a unipolar world जहां पे US dominant है, UN can and has served to bring the US and the rest of the world into discussion over various issues. ठीक है? US leaders, in spite of their criticism, do see the organization as serving a purpose in bringing together 190 nation in dealing with conflict, social and economic development. ठीक है? So as for the rest of the world, the UN provides an arena जहां पे ये पॉसिबल है कि यूएस के एटीट्यूड्स और पॉलिसीज को मॉडिफाई किया जा सके। कम से कम ये तो है ना कि यार अमेरिका को अपना मनमानी करने के लिए भी बातचीत करके लोगों को थोड़ा सा मनाना तो पड़ेगा ना, लोगों को समझाना तो पड़ेगा ना। और अगर यूनाइटेड नेशन नहीं होता तो क्या पता यूएस अपनी मनमर्जी जो चाहे वो कर लेता। तो ये सारी चीजें हैं जिसका ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, फिर इस चैप्टर में ना आखिरी में जो मेजर बॉक्सेस में दिए हुए हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में दिया हुआ है कि भाई ह्यूमन राइट्स वॉच एक एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट्स के मैटर में वकालत करती है और एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में मैंने बता दिया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में भी यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, WTO भी है, IMF भी है और वर्ल्ड बैंक भी। फाइन। सो विद दैट हमारा ये माइंड मैप का छोटा क्रिस्प सा रिवीजन सेशन जो है वो समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन सेशन से एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हाँ यार हमने ये चैप्टर दोबारा जाके एक बार छू लिया, हम रिवाइज करके एक बार वापस आ गए। ठीक है, तो यही हमारा मेन मकसद है माइंड मैप की सीरीज का। सो विद दैट आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू गाइज, सी यू सून, बाय एवरीवन।